तो देखिए रे ऑप्टिक्स में हमने एक क्लास लिया था आपकी, और उसमें आपको प्लेन मिरर तक का डिस्कशन बता दिया। प्लेन मिरर तक का डिस्कशन बता दिया था आपको, जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से लास्ट लेक्चर उन्होंने एक्सप्लेन की थी चीज। अगर कोई मिरर है और कोई पर्सन किसी मिरर के सामने खड़ा है और एक इसकी इमेज देखते हो आप, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होता है 1, और लेटरल इन्वर्शन होता है कि आपको अपनी इमेज में लेफ्ट एंड राइट एक्सचेंज दिखाई देते हैं। ठीक है, इमेज कैसी होती है वर्चुअल, क्योंकि जहां पर आपको इमेज दिख रही है उसको अगर हम फोटोग्राफ करें तो कुछ नहीं आएगा, वहां पर एक्चुअली कोई लाइट रे नहीं पड़ रही है, तो उस इमेज को क्या कहा जाता है, वर्चुअल, एक्चुअल इमेज नहीं। फिर हमने मूवमेंट समझाया था कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह से एक्स चलता है, मिरर फिक्स है, इमेज भी अपनी जगह से कितना चलेगी, एक्स। लेकिन अगर मिरर अपनी जगह से वाई चले तो इमेज अपनी जगह से कितना चल लेती है, 2y। क्लियर, इनकी मूवमेंट पर बेस्ड आपको सवाल समझाए थे। फिर नंबर ऑफ इमेज का केस समझाया था कि दो मिरर्स रखते हो आप, उससे कितने इमेजेस बन सकती हैं। तो आपने दो केसेस समझे थे कि दो मिरर्स आएगा और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस बनती है 360 बाई थीटा -1। तब होता है जबकि ये नंबर कैसी होनी चाहिए, इवन। अगर ये नंबर इवन है तो इसमें से -1 करना कंफर्म। एग्जाम्पल बताया था आपको कि अगर दो मिनट 90 पर रखे हैं तो 360 बाई 90 क्या आएगा, 4, बट इमेज बनेगी कितनी, 3। रीजन क्या था कि आखिरी की एक इमेज कॉन्साइड करती है। और जब आपने देखा कि जब 360 बाई थीटा इवन ना आकर के क्या आ रहा था, ऑड, जब ये नंबर ऑड आती है तो दो आंसर हो सकते हैं, या तो इसमें से -1 होगा और या -1 नहीं होगा। नंबर ऑफ इमेजेस, इसमें से 1 तब माइनस होगा जबकि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ऑब्जेक्ट को आपने दोनों मिरर्स की बाइसेक्टर लाइन पर अगर प्लेस कर दिया, सिमेट्रिकल प्लेसमेंट है, तो -1 होगा, अदरवाइज -1 नहीं होगा। तो 360 बाई अगर प्लेसमेंट सिमेट्रिकल नहीं है तो आंसर ही एप्लीकेबल होगा। आंसर विल बी दिस, 360 बाई थीटा से 72 डिग्री पर आप दो मिरर्स को रखते हो, तो 360 बाई 72 आंसर कितना आ रहा है, 5। अब अगर दिया नहीं है सवाल में, प्लेसमेंट सिमेट्रिकल है, तो इमेज कितनी बनेगी, 5। बट इफ इट इज मेंशन्ड कि आप ऑब्जेक्ट को बाइसेक्टिंग लाइन पर रख रहे हो, तो नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगी, 360 बाई 72 -1, मतलब इमेज बनेगी 4। ठीक है, अब एक सवाल ऐसा बनता है कि मान लो दो मिरर्स हैं जो कि 90 डिग्री पर रख दिया और इनके बीच में कोई पर्सन खड़ा है। दो मिरर्स है 90 पर है और कोई मैन इज स्टैंडिंग इन द रूम, टू वॉल्स ऑफ विच आर मिरर्ड, दो वार्स मिरर्ड हैं, के बीच में कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो उसको अपनी इमेजेस दिखती हैं। तो आप एक कैलकुलेशन से जानते हो कि 360 बाई 90 की वैल्यू आ रही है 4, क्योंकि इवन नंबर है, इमेज कितनी दिखेंगी, 3। ठीक है ना, इसका एस्टिमेशन भी समझाया था आपको कि एक डायरेक्ट इमेज यहाँ बनेगी, एक डायरेक्ट इमेज यहाँ बनेगी, फिर इमेज की इमेज बनेगी, इस तरह से इमेजेस बनेगी कितनी, 3। क्वेश्चन ये है कि सपोज जो पर्सन है वो अपने राइट हैंड को मूव करता है, तो कितनी इमेजेस में उसका राइट हैंड चलता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, सवाल ये है कि दो मिरर्स हैं, इनके बीच का एंगल कितना है, 90। तो पहला सवाल तो ये है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इमेजेस कितनी आएंगी। दूसरा सवाल ये है कि मैन मूव्स हिज राइट हैंड, अपने राइट हैंड को चलाता है। सवाल पूछा गया कि कितनी इमेजेस में उसका राइट हैंड चलता हुआ दिखेगा, बताइए क्या आंसर होना चाहिए।
if man moves his right hand, then in how many images his right hand will be moving? सर नो इमेज सर, सब में लेफ्ट हैंड दिखेगी। नहीं, देखिए वन इमेज आएगा। आंसर इज वन इमेज। आंसर इज वन इमेज। क्या होगा? ये पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो उसका राइट हैंड है, मैन इज मूविंग इज राइट हैंड, तो जो उसकी डायरेक्ट इमेज है, इसमें इसका जो राइट था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? डायरेक्ट इमेज में राइट इज कन्वर्टेड टू लेफ्ट। अगर ये राइट हैंड चला रहा है तो वहां लेफ्ट है, और यहाँ भी जो राइट चला रहा है ये किसमें कन्वर्ट हो गया? लेफ्ट, जो डायरेक्ट इमेज है। और जो यहाँ इमेज बनेगी उसका क्या होगा? जैसे राइट का लेफ्ट हुआ, और जब इमेज की इमेज बनी तो ये राइट का लेफ्ट हुआ, और ये लेफ्ट का फिर से क्या हो गया? तो कितनी इमेजेस में वो अपना राइट हैंड चलाते हुए दिखेगी? इट विल बी वन इमेज ओनली। क्लियर है बात? यस सर। ये पर्सन का राइट डायरेक्ट इमेज में लेफ्ट हो गया, राइट से लेफ्ट हो गया, लेकिन जब इमेज की इमेज बनी तो लेफ्ट से वापस राइट हो गया। इन वन ऑफ द इमेजेस इट विल अपीयर दैट ही इज मूविंग इन राइट हैंड। अब अगला सवाल ये कि मान लो कोई रूम ऐसा है कि किसी रूम में आपको एक सवाल ऐसा दिया हुआ है कि किसी रूम में टू एडजेसेंट वॉल्स एंड सीलिंग ये मिरर्ड है। किसी रूम की दो एडजेसेंट वॉल और सीलिंग ये मिरर्ड है, एंड अ मैन इज स्टैंडिंग इनसाइड रूम। क्या पूछा गया आपसे? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितनी इमेजेस बनी? क्या चीज? वीडियो प्रॉब्लम आ रही है क्या? बताइए, वीडियो प्रॉब्लम है क्या? नो सर। यार मेरे ख्याल से तो वीडियो विदाउट एनी इंटरप्शन चल रहा है ना। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, वीडियो तो प्रॉपरली स्मूथली चल रहा है। तो देखिए, सवाल ये है कि किसी रूम की दो एडजेसेंट वॉल और सीलिंग ये मिरर्ड है, और उसके बीच में कोई पर्सन खड़ा हुआ है और वो अपने आप को देख रहा है। तो पहला सवाल कि कितनी इमेजेस बनेंगी और कितनी दिखेंगी? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म एंड नंबर ऑफ इमेजेस सीन। कितनी इमेज एक बार में देख पाएगा? या हम इसको ऐसा कहें कि एक क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितनी होंगी एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस सीन एट अ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर वो मैक्सिमम कितनी इमेजेस को देख पाए एक बार? बताइए क्या आंसर होना चाहिए? फर्स्ट का 6, फर्स्ट का 6 और सेकंड का सेकंड का 4। आप कह रहे हो कि इसका आंसर आप 6? हाँ, फर्स्ट का आंसर 6 है यस सर। और सेकंड का 3 सर। 3। सर ठीक है, फर्स्ट का बराबर। 5 होगा। फर्स्ट का 5 होगा आप कह रहे हो, तो फिर सेकंड का कितना होगा? 3। सेकंड का 3 होगा। देखिए बताता हूँ, ये देख रहे हो आप, ये किसी रूम की दो एडजेसेंट वॉल सिल्वर है और सीलिंग की सिल्वर है। पहले सीलिंग हटा देते हैं, कोई पर्सन इसके बीच में खड़ा हुआ है, ठीक है। पहले आप सीलिंग भूल जाओ। आपको ये पता है कि दो मिरर्स अगर 90 पर हो, एक डायरेक्ट इमेज यहाँ बनती है I1, एक डायरेक्ट इमेज यहाँ बनती है I2, और एक इमेज की इमेज बनती है यहाँ पर I। यहाँ तक तो कोई डाउट की बात नहीं, ठीक है।
अभी आपने सीलिंग नहीं लगाई है, आपको पता है कि 1 2 3 3 इमेज तो बनेंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। अब जब आप ऊपर का सीलिंग लगाओगे, यहाँ मिरर लगाओगे, तो कितनी इमेज और बनेंगी? तो 3 इमेज और बनेंगे। क्यों 4 क्यों नहीं बनेंगे? भाई अगर सीलिंग देख रहे हो आप, तो नीचे कितने ऑब्जेक्ट हैं टोटल? नीचे टोटल कितनी चीजें? यस सर, 1 4 2 बनेगी क्योंकि एक मैन की भी 4 बनेगी। यस सर, 4। 4 बनेगी ना। तो जो आपने जैसे ही सीलिंग पर मिरर लगाया, तो 4 इमेज और बनी और 3 नीचे थी, तो टोटल इमेज बनी कितनी? 7। जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो कितनी होंगी? 7। 3 तो पहले ही बन चुकी, और 3 इमेजेस प्लस मैन, 4 ऑब्जेक्ट हो गए। आपने यहाँ जैसे ही मिरर लगाया तो 4 इमेज और बनी, 4 + 3 टोटल कितना आ गया? 7। अब दूसरा सवाल हमने पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस दैट द पर्सन इज इन पोजीशन टू। वो पर्सन एक बार में उनमें से कितनी इमेज को अधिकतम देख पाएगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? बनी तो 7 है, देख कितनी पाएगा एक बार? तो एक एक सर करके 4 देखे तो देख सब पाएगा, देखेंगे। 4 देख पाएगा एक बार में। क्यों 4 क्यों देख पाएगा? वो इमेज देख पाएगा 6, केवल उसको अपने ठीक ऊपर की इमेज नहीं दिखेगी। आप रूम में खड़े हो, आपको सामने की वॉल पे दिख रही है कि एक इस वॉल पर इमेज दिख रही है, एक इस वॉल पर इमेज दिख रही है, एक जंक्शन पे दिख रही है, 3 तो सीधे दिख रही है। और आपने ऊपर देखा तो इन 3 के ऊपर 3 इमेज दिख रही है, 6। जो आपकी ओवरहेड इमेज है वो आपको नहीं दिखेगी, बाकी सब दिखेंगे। आंसर क्या आएगा इसका? 6। ठीक है, इमेजेस दिखेंगी 6। अब आइए अगले सवाल पॉइंट पर, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्फीयर को कट करके बनाए जाते हैं। कि कोई स्फीयर है, स्फीयर के आपने एक हिस्से को कट किया और उसके किसी पार्ट को मिरर्ड कर दिया, सिल्वर कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट 2 तरह के मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। 2 तरह के मिरर्स होते हैं, जिसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसमें इनर सरफेस को रिफ्लेक्शन के लिए यूज किया जाता है। आउटर सरफेस पे आपने सिल्वरिंग किया है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन आप इनर सरफेस से लेते हो, ये होती है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड आती है, इसकी फोकल लेंथ कैसी ली जाती है? नेगेटिव। आप जनरली डायग्राम ऐसा बनाते हो कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड दिखाते हैं। तो इस मिरर की फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगी? लेफ्ट साइड। फोकल लेंथ को कैसे लिखते हैं? नेगेटिव। बट कॉनकेव मिरर का बेसिकली काम क्या है? ये लाइट को गैदर करता है, कलेक्ट करता है, कन्वर्ज करता है। कोई बीम जा रही है उसको कन्वर्ज कर देगी। जो भी ऑप्टिकल सिस्टम्स लाइट बीम को कन्वर्ज करते हैं, इट इज सेड कि उनकी पावर्स कैसी होती है? पॉजिटिव। बिखरती हुई लाइट को जो कंबाइन कर दे, मतलब उसकी पावर क्या मानी जाएगी? पॉजिटिव। इसलिए पावर और एफ में कनेक्शन क्या होता है? जो होता है P = -1/f। इसके कनेक्शन में एक नेगेटिव आता है। जिस चीज की फोकल लेंथ नेगेटिव है, उसकी पावर हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर कैसी होगी? पॉजिटिव। ठीक है। और इसका उल्टा कॉन्वेक्स सरफेस जो होती है, कॉन्वेक्स सरफेस में हम रिफ्लेक्शन बाहर की सरफेस से लेते हैं। लाइट यहाँ पर आएगी टकरा करके, रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से लिए। इसको अगर देखा जाए तो फोकल लेंथ कहाँ आएगी? टुवर्ड्स राइट। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, मतलब पावर कैसी होगी? नेगेटिव। ये ध्यान रखिए, जो ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं, इसमें जो भी ऑप्टिकल सिस्टम लाइट बीम को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, चाहे वो लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे कोई भी सिस्टम सॉरी, उसकी पावर पॉजिटिव। और जो लाइट को बिखेर देते हैं, इसलिए इसका काम क्या है? लाइट को फैला देना, बिखेर देना। पावर कैसी आ रही? नेगेटिव। और पी और एफ में कनेक्शन क्या है? क्लियर। अब किसी एक मिरर में डिफरेंट टर्म्स का क्या मतलब होता है, ये समझते हैं। इसमें डिफरेंट टर्म्स का क्या मतलब है? जैसे पहले कॉनकेव रिफ्लेक्टर से देखते हैं। इसमें जो एंड टू एंड पोजीशन है, सपोज ए बी, और ये इसका
सिल्वर पार्ट, सेंट्रल पार्ट को हम लिखते हैं पोल, दैट इज पी, और ये पूरा एक स्फीयर का हिस्सा है जिसका कहीं सेंटर रहा होगा, सपोज दिस इज सी। इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको अगर आप ज्वाइन कर देते हो पी से तो ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सेस। फिर ये प्रिंसिपल एक्सेस होंगी। इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं जो हमको पता होना चाहिए। एक चीज होती है अपर्चर क्या होता है, दूसरी चीज पोल क्या होता है, तीसरी चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, क्लियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। इतने टर्म्स है जो आप यूज करते हैं। अब अपर्चर किसको कहते हैं, जिस हिस्से पर, चाहे लेंस मिरर किसी की बात कर रहे हैं, लाइट जहां पर स्ट्राइक करती है उसकी एंड टू एंड जो डिस्टेंस है ए टू बी, ये कहलाएगा डायमीटर ऑफ अपर्चर। ठीक है ना। अपर्चर है, आप जो डायग्राम में देख रहा हूँ, अपर्चर इज ए बी, ए से बी तक की जो लंबाई है ये कहलाती है अपर्चर। डायरेक्ट इसको मेजर किया जाए ए से बी तक की लंबाई, इसी को कई बार कह दिया जाता है डायमीटर ऑफ अपर्चर। इसको इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि इस स्क्वायर का डायमीटर क्या है, वो अलग चीज। क्लियर, आपको ये पता होना चाहिए। अगर उसको कहीं पर भी टर्म यूज किया गया डायमीटर ऑफ अपर्चर, क्या वो लेंस का सवाल है चाहे मिरर का, तो डायमीटर ऑफ अपर्चर मतलब क्या माना जाएगा, एंड टू एंड डिस्टेंस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एंड टू एंड डिस्टेंस, ये कहलाता है डायमीटर ऑफ अपर्चर। व्हाट इज पोल, पोल इज मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, दिस इज सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। दिस इज सेंटर ऑफ sphere of which mirror forms a part. Clear? Focal length. इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट बीम आने के बाद ये लाइट बीम किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होती है, लोकलाइज फोकस्ड होती है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट। दिस इज टर्म्ड एज फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट को आप कैसे डिफाइन करोगे, दिस इज हाइपोथेटिकल पॉइंट एट विच light beams after reflection from mirror gets converged. जिस पॉइंट पर लाइट बीम रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होती है, दैट पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। और फोकल पॉइंट की पोल से डिस्टेंस क्या कहलाती है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल से फोकल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या कह देते हैं, फोकल लेंथ। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहां पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसकी पोल से डिस्टेंस ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कहलाती है फोकल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या कह दिया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये टर्म्स है, चाहे वो आप कॉनकेव के केस में केस देख रहे हैं चाहे कॉन्वेक्स के केस में। और एक इमेजिनरी लाइन जो कि पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस से ज्वाइन कर दे, दैट विल बी टर्म्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, इतने टर्म्स का आप इस्तेमाल करें। अब इसमें आपके स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें समझना है आपको। आप स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसमें 3 डेरिवेशंस, एक मिरर फॉर्मूला, इसका प्रूफ 1/v इक्वल टू 1/u प्लस, सॉरी, जो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है वो 1/u प्लस 1/v। दूसरी बात, जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, दूसरा पॉइंट। और तीसरी चीज, जो मैग्निफिकेशन होता है वो इमेज साइज भी ऑब्जेक्ट साइज की है। इन तीनों का कैलकुलेशन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के लिए, ये बोर्ड के लिए आपके। ठीक है, तो हम पहले से समझते हैं
इस बात को कैसे प्रूव किया जा सकता है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी है। देखिए हम पहले बात करते हैं कॉनकेव रिफ्लेक्टर। ये मान लो आप कॉनकेव रिफ्लेक्टर हो गए, ये पोल हो गया, ठीक है। पोल पर आपने दो पॉइंट्स अज्यूम कर लिए, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कोई लाइट बीम मान लिया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली। जो भी बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है ये फोकस से होती गुजरती है, ये फोकस से होती हुई निकलती है, ये जानते हैं। और क्योंकि ये स्क्वायर का पार्ट है, स्क्वायर के किसी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो आप, स्क्वायर में कहीं पर भी कोई पॉइंट लेके सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए तो वो उसकी टेंजेंशियल लाइन के लिए 90 डिग्री का काम करेगा। मतलब इस पॉइंट पर ये लाइन किसका काम करेगी, नॉर्मल। और नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, को हम मान लेते हैं कि थीटा है। तो जानते हो आपकी रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, बराबर। अब इस एंगल को देखें हम अल्टरनेट एंगल, ये एंगल क्या है, थीटा, और ये टोटल एंगल कितना है, 2 थीटा। ये अगेन अल्टरनेट एंगल बना रहा है, दिस एंगल आल्सो इज 2 थीटा। फिर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, ये क्या आ जाएगा, एन, फुट पॉइंट इज एन, ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसको क्या मान लिया जाए, ये पूरा डायग्राम हो गया। ऑप्टिक्स में ध्यान रखिएगा, डायग्राम की लेवलिंग आपको ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप ये ऑप्टिक्स का पार्ट पूरा एक ही किसी बुक से नोट से पढ़िए तो आपको याद रखना आसान होगा, ठीक है। अब क्या करना चाहते हो, फोकल लेंथ प्रूव करना चाहते हैं यार। फोकल लेंथ किस ट्रायंगल में आ रही है, ये ट्रायंगल है, इसमें एफ आ रहा है। आर किस में आएगा, इस बड़े ट्रायंगल। एक बार इस छोटे ट्रायंगल में tan 2 थीटा निकालिए, एक बार इस बड़े ट्रायंगल में tan, खत्म, भी प्रूव हो जाएगा। तो देखिए हम पहले लेते हैं ट्रायंगल ACM, इसमें tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा। तो tan theta is AN divided by MC. It will be AN divided by MC. But for small angles, tan theta can be approximated to be theta. tan theta को हटा के आप थीटा डाल दो, अब क्या बचा, AN divided by MC. But अगर आप एक मिरर के केस में देख रहे हो तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, पोल एंड एन, ये काफी पास होंगे अगर मिरर बहुत बड़ा नहीं है। अगर मिरर काफी बड़ा है तो गैप बड़ा होगा, बट फॉर स्मॉल मिरर्स हम ये मान सकते हैं कि एन लाइज वेरी क्लोज टू पी। एन अगर पी के बहुत करीब है तो आप थीटा को आप यहाँ भी रिप्लेसमेंट कर सकते हो या आप लास्ट में रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एन एक्चुअली दो जगह आ रहा है, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आपको न्यूमरेटर में भी एक एन, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ लिख करके इसको नेक्स्ट स्टेप पर यूज करवा, तब तक एन कैंसिल हो जाएगा। आप दूसरा ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल AFN, tan 2 theta AN divided by FN, ठीक है। अगेन फॉर अ स्मॉल एंगल, आप tan 2 theta को हटा के 2 theta लिखिए, it will be AN divided by FN, this will be equation 2, ठीक है। and from equations 1 and 2, इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे आप तो AN अपॉन MC की वैल्यू AN डिवाइडेड बाई FN के बराबर होगी, ठीक है। और AN कैंसिल करिए, ये बता रहा है कि N2C AN बाई FN बाई 2 के बराबर नहीं होगा, 2 थीटा है। सॉरी ये 2 थीटा था और थीटा, सॉरी ये 2 थीटा की वैल्यू है, तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ थीटा की जगह आएगा आपका AN डिवाइडेड बाई MC, और ये होगा AN डिवाइडेड बाई FN, ऐसा, ठीक है ना। और फिर आपने AN करा दिया कैंसिल, और अब बचती है चीज कि MC की वैल्यू ट्वाइस ऑफ NF के बराबर होगी। बट जो भी समझाया चीज आपको कि मिरर अगर बहुत बड़ा नहीं है
n lies very close to P, तो आप लिखोगे कि P to C डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ P to F के बराबर होगी और P to C डिस्टेंस आएगी लेफ्ट साइड, ये लिखी जाएगी -r, और P to F डिस्टेंस भी लेफ्ट साइड है, इसको लिखा जाएगा -f, तो माइनस दोनों का करोगे आप कैंसिल। इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी, r विल बी 2f, मतलब फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे के बराबर। ठीक है, ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर के लिए आपने चीज निकाल दी। अब इसी बात को कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर के लिए देखिए, सिर्फ डायग्राम आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन ऑलमोस्ट पूरा सेम। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये आप मान रहे हो कि रिफ्लेक्टर है, कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक किया, दैट इज ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ज्वाइंट टू सी, ये सी पे ज्वाइन कर दीजिए आप। ठीक है ना, कि फोकस की डायरेक्शन में लाइट रे एडवांस कर जाएगी, फोकस की डायरेक्शन में लाइट रे एडवांस कर जाएगी। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी थीटा, और ये एंगल अगर थीटा है तो आप चेक कर सकते हो, ये लाइन आ रही है, इसको दो पैरेलल बीम्स मिल रही है, दिस एंगल विल बी थीटा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, क्या माना जाएगा, एन, ये पॉइंट क्या माना जाएगा, E। ठीक है ना, और ये थीटा है, इस एंगल को देखें हम थीटा, इस पूरे ट्रायंगल को देखें, दिस इज एक्सटर्नल एंगल, दिस विल बी 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा इट विल बी 2 थीटा। ठीक, अब इसका जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो अगेन सेम, आप देखते जाइए। ट्रायंगल आप पहले फर्स्ट यूज करो ANC, ANC, इसमें लीजिए tan थीटा, ये बचेगा AN डिवाइडेड बाय NC, स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा को हटा के थीटा करिए, AN डिवाइडेड बाय NC। ठीक, ट्रायंगल उठाइए आप ANF, और इसमें लीजिए tan 2 थीटा, ये AN डिवाइडेड बाय NF के इक्वल आएगा, और स्मॉल एंगल के लिए tan 2 थीटा को हटा करके 2 थीटा लिखिए, it will be AN divided by NF सेकंड। क्लियर, अब फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इट विल बी 2 थीटा की जगह क्या लिखना है आपने, AN डिवाइडेड बाय NC, ये होगा AN डिवाइडेड बाय NF, और ये दिख रहा है आपको कि NC की वैल्यू ट्वाइस ऑफ NF की इक्वल। बट जो हमने लॉजिक पिछले क्वेश्चन में लगाया, पिछले ट्रीटमेंट में लगाया कि n लाइज वेरी क्लोज टू P, तो n को हटा करके यहाँ PC लिखेंगे, यहाँ 2PF होगा। क्लियर, और P to C डिस्टेंस क्योंकि यहाँ राइट साइड जा रही है, तो PC विल बी रिप्लेस बाय पॉजिटिव R, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर हो रही है टू द राइट, और P to F डिस्टेंस ये पॉजिटिव F लिखी जाएगी मेजर टू द राइट, मतलब R निकाल लिया आपने, ये 2F के बराबर, मतलब फोकल लेंथ R/2 के बराबर, फोकल लेंथ जो होगी R/2 के बराबर। क्लियर, नो कंफ्यूजन। अब अच्छा, आज आप लोग अभी टाइम आउट हो जाता है तो रीलॉग इन कर लेना, है ना, मिलेंगे इसके बाद क्लास, तो रीलॉग इन कर लेना आप लोग, टाइम आउट होता है। तो देखिए आपने F इक्वल टू R/2 ले लिया, अब आता है मिरर फॉर्मूला।
मिरर फॉर्मूला। अब आपको डिराइव करके दिखाना है कि 1/f इज 1/u प्लस 1/v कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए दिखाना। ठीक है, देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सिर्फ डायग्राम आपको ध्यान रखना है, क्या लेवल किया ये ध्यान रखना है। तो ये सपोज होल हो गया, ठीक है, ये मिरर मान लिया आपने। कहीं फोकल पॉइंट मान लेते हैं, फोकल पॉइंट के बाद सी मान लीजिए, सपोज ये फोकल पॉइंट हो गया, सी यहाँ कहीं पर हो गया, और सी के बाद आपने कहीं पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ठीक है, उसकी इमेज क्रिएट करनी है हमने। दो रेज हमको डालनी पड़ेंगी। पहली रे हमने डाली इससे पैरेलल टू सर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे, और ये कहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगी, ये फोकस के अलाउंग निकल जाएगी, फर्स्ट केस। दूसरी रे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती हुई निकल जाएगी, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती हुई निकलेगी। ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए, और जहां पर दोनों रेस कट कर रही हैं, जहां पर कन्वर्ट हो रही हैं दोनों रेस, ये बनेगी इमेज। तो अगर आप ऑब्जेक्ट मानते हो कि ये ए बी है, तो ये उसकी एक इन्वर्टेड इमेज क्रिएट हो रही है, विच इज ए डैश बी डैश। ठीक है ना, मतलब पहले एक पैरेलल बीम ली, फोकस से निकल गई, दूसरे से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए निकल गई। अब क्या करना है इस प्रूफ में, क्योंकि लेंस में भी आएगा मिरर में, इसका तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज ज्वाइंट टू कोड, ये दो ट्रायंगल्स देख सकते हो आप, दीज आर सिमिलर। देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ए डैश बी डैश पी, और दूसरा ट्रायंगल है ए बी पी। इनको हम देख सकते हैं कि सिमिलर है। कैसे कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल्स का एक एक एंगल कितना है 90, और एक एक एंगल ये दिख रहा है आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो थर्ड तो बराबर हो गई। दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स एंड रेशियो ऑफ देयर बेसेस, इसका बेस कितना है पी ए डैश बाई पी, ये बराबर हो एक इक्वेशन। अब क्या करना है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था इसको मानिए ई, और यहाँ से ड्रॉप करिए एक परपेंडिकुलर, इसको पॉइंट को मानिए एम। और अब देखिए कि ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन एंड इमेज बोथ ज्वाइंट टू फोकस, ये जो दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है। ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल ई एम एफ, ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर है, ये ट्रायंगल्स भी सिमिलर। कैसे, ये एंगल 90, ये 90, ठीक है, ये एंगल दिख रहे हैं आपको आमने सामने, बराबर होंगे, क्लियर, तो तीसरा एंगल बराबर होगा। तो अगेन आपके